हेलो और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं इंसान और प्रकृति के बीच के उस गहरे नैतिक रिश्ते की, जिसे समझना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आज हम देखेंगे कि कैसे समाज अब सिर्फ अपने अहंकार यानी ईगो से बाहर निकलकर पूरे पर्यावरण यानी इको के बारे में सोचना शुरू कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या एक पेड़, एक बहती हुई नदी या किसी जानवर के भी अपने नैतिक अधिकार यानी मॉरल राइट्स हो सकते हैं? सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे, राइट? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी एक सीधे से सवाल ने पर्यावरणीय दर्शन या एनवायरमेंटल फिलॉसफी के पूरे फील्ड की नींव रखी है। सदियों से हम यही मानते आए थे कि नैतिकता के नियम सिर्फ हम इंसानों पर लागू होते हैं, लेकिन हमारी आधुनिक सोच अब इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट रही है। तो यहीं से शुरुआत होती है एनवायरमेंटल एथिक्स यानी पर्यावरणीय नीति शास्त्र की। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये इंसान और पर्यावरण के बीच के मॉरल रिलेशन की स्टडी है। ये हमारी नैतिकता के दायरे को इतना बड़ा कर देता है कि उसमें सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु भी शामिल हो जाते हैं। यह उस पुरानी घिसी-पिटी सोच को सीधी चुनौती देता है कि इस धरती की हर चीज सिर्फ और सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए बनी है। बिल्कुल नहीं। आज के सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम अपनी नैतिकता को परखेंगे, फिर प्रकृति के प्रति अपने ऐतिहासिक नजरिए को समझेंगे, इसके बाद हम एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करेंगे, धर्म इसमें क्या भूमिका निभाता है ये देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि हम सब मिलके क्या एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए इस शानदार रोड मैप पर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, पर्यावरण और हमारी नैतिकता। अब सवाल ये है कि आज के दौर में हमें नैतिकता के नए नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इसके 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला, हमारी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज का प्रकृति पर इतना भारी असर पड़ रहा है जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। दूसरा, अब हमारे पास क्लाइमेट चेंज और कार्बन उत्सर्जन का एकदम पक्का वैज्ञानिक ज्ञान है जो साफ बताता है कि हमारी हरकतों से ग्लोबल लेवल पर कितना नुकसान हो रहा है। और तीसरा कारण यह है कि अभी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठें और जानवरों तथा पौधों के अधिकारों के बारे में भी सोचें। चलिए अब आते हैं दूसरे विषय पर, प्रकृति के प्रति हमारा रवैया। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो प्रकृति को लेकर इंसानों का नजरिया मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। एक तरफ है मानव केंद्रित यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक सोच। ये सोच मानती है कि प्रकृति तो बस इंसानों के फायदे और इस्तेमाल के लिए ही है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही अलग नजरिया है जिसे जैव केंद्रित या इकोसेंट्रिक दृष्टिकोण कहते हैं। जैसा कि एल्डो लियोपोल्ड ने अपने मशहूर भूमि नीति शास्त्र में कहा था, इस पूरे इकोसिस्टम और हर जीवित प्राणी का अपना एक जन्मजात मूल्य है, उनका अपना अधिकार है, फिर चाहे वो इंसानों के काम आए या ना आए। और इसी वैचारिक मंथन के बीच एक और बहुत ही पावरफुल नजरिया उभर कर आता है, इकोफेमिनिज्म यानी पारिस्थितिक स्त्रीवाद। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि जो पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक सिस्टम हमारे समाज में हावी है, वो सिर्फ महिलाओं का ही शोषण नहीं करता, बल्कि बिल्कुल उसी तरह से वो प्रकृति का भी बेरहमी से दोहन करता है। ये बहुत गहरी बात है। इसमें महिला और प्रकृति दोनों के दमन को एक ही हावी होने वाली मानसिकता के 2 अलग अलग रूपों की तरह देखा जाता है। अब रुख करते हैं अपने तीसरे विषय का, पर्यावरणीय समानता और न्याय। जब हम थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। पर्यावरण के नुकसान का खामियाजा सब पर बराबर नहीं पड़ता। असमानता के 3 मुख्य रूप हैं। पहली है कार्यविधिक यानी प्रोसीजरल असमानता, जहां पर्यावरण से जुड़े नियमों और सुनवाइयों में ही भेदभाव होता है। दूसरी है भौगोलिक असमानता। होता यह है कि उद्योगों का मुनाफा तो कुछ खास इलाकों को मिलता है, लेकिन उनका सारा खतरनाक कचरा गरीब बस्तियों पर थोप दिया जाता है। और तीसरी है सामाजिक असमानता, जो नस्ल और वर्ग के आधार पर होती है। इसकी वजह से कुछ इलाके तो मानव बलि का बकरा बन जाते हैं, जिन्हें सैक्रिफाइस जोन्स तक कहा जाने लगा है। यहां से हम आते हैं अपने चौथे विषय पर, धर्म और पर्यावरण संरक्षण। दुनिया भर के धर्मों ने हमेशा से प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को एक खास अहमियत दी है। हिंदू धर्म की ही बात करें तो यहाँ जीवन के हर रूप को पवित्र माना गया है। हमने देखा है कि कैसे ईश्वर के अवतारों को जानवरों के रूप में भी दर्शाया गया है, और पेड़ पौधों से लेकर नदियों और पहाड़ों तक के प्रति एक गहरी श्रद्धा दिखाई गई है।
यहाँ प्रकृति कोई निर्जीव चीज नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन का एक पूजनीय और अभिन्न अंग है। जैन और बौद्ध धर्मों में भी हमें ऐसा ही एक बहुत गहरा और आत्मीय जुड़ाव देखने को मिलता है। इन दोनों धर्मों का तो पूरा सार ही अहिंसा पर टिका है। चाहे वो इंसान हो या एक छोटा सा कीड़ा, सबके प्रति करुणा और दया का भाव रखना इनका मौलिक सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि इस धरती पर हर एक जीवन कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर जीव के जीने के अधिकार का सम्मान करना कितना जरूरी है। अगर हम ईसाई धर्म और इस्लाम की बात करें तो वहां भी एक बहुत ही खूबसूरत और मिलता जुलता विचार है, स्टुअर्डशिप या ट्रस्टीशिप का। इस्लाम में तो इंसानों को इस धरती पर खलीफा यानी एक केयर टेकर का दर्जा दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये पूरी कायनात ऊपर वाले की बनाई हुई है और हमारा काम इसे बर्बाद करना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार संरक्षक की तरह इसकी देखभाल करना है। और इसी कड़ी में सिख धर्म हमें यह बेहतरीन सीख देता है कि ईश्वर खुद इस प्रकृति के जर्रे जर्रे में बसा हुआ है। ये पूरी सृष्टि उसी का अक्स है। इसलिए प्रकृति के प्रति सम्मान रखना और उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का कोर मैसेज हमें प्रकृति के संरक्षण की ही प्रेरणा देता है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी विषय पर, जन जागरूकता और सामूहिक कार्य यानी अवेयरनेस और एक्शन। अब तक हमने एथिक्स, फिलॉसफी और धर्म की बहुत बातें की, लेकिन असली चुनौती है इन विचारों को जमीन पर उतारना। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में पर्यावरण को स्टेप बाय स्टेप शामिल किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर फोकस सिर्फ बच्चों को उनके आसपास के माहौल के प्रति जागरूक करने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचते हैं, यही जानकारी एक प्रैक्टिकल एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्किल्स में बदल जाती है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है अपनी आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने का। और अवेयरनेस फैलाने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो इस फ्लो चार्ट में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। प्राइमरी सोर्सेज से कच्चा डेटा इकट्ठा करने से लेकर रिसर्च रिपोर्ट बनाने और फिर उसे पोस्टर, टीवी, रेडियो और प्रदर्शनियों के जरिए आम जनता तक पहुंचाने का ये एक बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त नेटवर्क है। और ऐसा करना ज़रूरी भी है, क्योंकि सही और सटीक जानकारी ही किसी भी बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है, हमें एक्शन लेना होगा, और वो भी मिलकर। सामूहिक कार्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट एनवायरनमेंट ग्रुप्स बना सकते हैं, लोकल लेवल पर कैंपेन चला सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एनविस यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे राष्ट्रीय केंद्र भी हैं, जो पर्यावरण से जुड़े अहम आंकड़े जुटाते हैं। जब ये सारे प्रयास एक साथ मिलते हैं, तब जाकर बदलाव का एक मजबूत ढांचा तैयार होता है। इन सारे प्रयासों को अगर किसी एक विचार में समेटना हो तो मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहती हैं, इस बात पर कभी शक मत कीजिए कि विचारशील और कमिटेड नागरिकों का एक छोटा सा ग्रुप दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि सच तो ये है कि आज तक दुनिया इसी तरह बदली है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन जब हम सब मिलकर कोई मॉरल एक्शन लेते हैं तो उसका असर कितना विशाल हो सकता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और जाते जाते इस आखिरी स्लाइड पर एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। हमारी ये जो लगातार बदलती हुई नैतिकता है, ये हमारे और इस प्रकृति के साझे भविष्य को कैसे आकार देगी? हमने ये तो समझ लिया कि हम इंसान इस पृथ्वी के सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं, बल्कि हम इसके केयरटेकर और रक्षक हैं। अब ये पूरी तरह से हम पर है कि हम अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को आज गंभीरता से सोचना होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।